नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार की राजनीति में कुछ नए परिवर्तन हो रहे हैं और इस परिवर्तन के साथ साथ कई ऐसी बातें हैं जो सामने निकल करके आ रही हैं। इसको लेकर के ये संशय की स्थिति पैदा हो रही है कि आने वाले चुनाव में आखिर बिहार का ये ऊंट किस करवट बैठेगा। राजनीतिक बयानबाजी और राजनीतिक बयानबाजी के साथ साथ जो अलग अलग गठबंधन है, उन गठबंधनों के बीच में जो रस्साकसी मची हुई है सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के या फिर अन्य सारी बातों को लेकर के, उसको लेकर ये बार बार संशय पैदा हो जाता है कि क्या बिहार की राजनीति में एक बार फिर से कोई बड़ा ट्विस्ट होगा, उलट पुलट होगा। इन सारी बातों को लेकर के बिहार की राजनीति और बयानों पर पैनी नजर रखने वाले आलोक कुमार हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इनसे आज हम जानेंगे कि बिहार की राजनीति में आखिर ये जो बयान है और बयानों के साथ साथ जो सीट शेयरिंग के समझौते का पेच फंसा हुआ है वो किस करवट बैठेगा। और भी कई विषय हैं जिस पर हम बात करेंगे। गंभीरता के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहला सवाल आलोक जी, कि बिहार में सीट शेयरिंग का समझौता अभी तक किसी भी गठबंधन में नहीं हुआ है, जबकि आप भी जानते हैं कि सीट शेयरिंग का समझौता सबसे टेढ़ी खीर होती है जिसको पकाना और खाना दोनों मुश्किल होता है। क्या लगता है कि सीट शेयरिंग का समझौता में पेच फंसा हुआ है? देखिए, अभी चुनाव में तीन से 4 महीना बाकी है और जी दोनों जो एनडीए गठबंधन है और महागठबंधन है, दोनों में सीट शेयरिंग को लेकर वार्ता जारी है। कांग्रेस की ओर से आज देखे होंगे कि महा अपने विधायकों को बुलाकर बैठक की जा रही है। वहीं जी एनडीए में भी 2-3 बार नीतीश कुमार दिल्ली जाके गठबंधन पे वार्ता किए हैं, जी लेकिन महागठबंधन में ज्यादा है और एनडीए में कम है। एनडीए में लगभग, अगर चिराग पासवान को छोड़ दिया जाए तो सभी घटक दल संतुष्ट हैं, कोई ज्यादा मांग नहीं कर रहे हैं। और मुझे जो लगता है कि अगर चिराग पासवान को भी 25 से अधिक सीटें मिल जाएगी तो वो भी खुश हो जाएंगे। लेकिन जहां तक महागठबंधन की बात है तो महागठबंधन में कांग्रेस 70 सीट मांग रही है, वाम दल 60 सीट से ज्यादा चाह रहे हैं, मुकेश सहनी 60 सीट चाह रहे हैं और आरजेडी खुद चाह रहा है कि हम 150 से ऊपर लड़ें। उसके बाद उसी गठबंधन में पशुपति कुमार पारस भी हैं जो कि 20 सीट 25 सीट की मांग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर महागठबंधन का कुनबा जो है वो उसमें सीट का पेच ज्यादा दिख रहा है। कहीं कहीं से ये भी सूचना मिल रही है कि कांग्रेस तो तबे एकला चलो की नीति पे काम कर रही है और बिहार जी सरकार कामियों को अपनी ओर खींच रही है। आलोक जी, इसलिए आलोक जी सबसे बड़ी बात यह है कि सीट शेयरिंग का समझौता तो अपनी जगह पर है। आप एक चीज बहुत गंभीरता से देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार जी बड़ी तेजी से ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं। आईएएस आईपीएस जिन लोगों को चुनाव में सक्रिय भूमिका रहेगी उन लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है। इसके पीछे भी कोई राजनीतिक वजह है क्या? देखिए, जब भी चुनाव आता है तो सरकार चाहती है कि अपने पक्ष के आईएएस आईपीएस को क्षेत्र में भेजें, लेकिन जी अब तो ये देखना होगा कि जब चुनाव आयोग आचार संहिता लागू हो जाती है और चुनाव आयोग देखता है कि जो आईएएस सरकार के पक्ष के हैं तो उनको हटा दिया जाता है। तो अभी तो जी ये खेला शुरू ही हुआ है। खेला तो चुनाव के जब आचार संहिता लागू हो जाएगा उस समय देखा जाएगा। क्या इसका असर पड़ता है चुनाव में? हाँ, 100% पड़ता है। जी चुनाव में तो असर पड़ता ही है, क्योंकि आखिर एक और जो मैनेजमेंट का काम है वो यही आईएएस आईपीएस देखते हैं। जी एक और बड़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आपने कहा कि कांग्रेस अकेला चलो की रणनीति पर काम कर रही है। आपको क्या लग रहा है कि एनडीए गठबंधन में दो घटक दल जो हैं, या दो क्या तीन घटक दल हैं जो लगातार अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? एक तरफ चिराग पासवान को आपने देखा होगा, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को, और जीतन राम मांझी भी अब अपनी शक्ति परीक्षण करने लगे हैं। 8 तारीख को कार्यक्रम हुआ, दोनों ने एक साथ कार्यक्रम किया, एक मुजफ्फरपुर में दूसरा आरा में। फिर 29 तारीख को दोनों संयुक्त रूप से कार्यक्रम कर रहे हैं। हालांकि दोनों का कार्यक्रम अलग अलग जगह है लेकिन एक ही डेट है। फिर से इसके मायने क्या निकाले जाए? क्या एनडीए गठबंधन में ये पावर शिफ्टिंग हो रहा है या इसके पीछे की रणनीति कहीं और से आ रही है? देखिए, जहां तक एनडीए गठबंधन के दो घटक दल हैं, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा और चिराग पासवान जी, तो दोनों का कुछ कुछ बातें मिलती है। दोनों जी दलित समुदाय से हैं। जहां तक आयोग और निगम में गठन की बात आई तो दोनों की ओर से दामाद और जीजा को ही शामिल किया गया। जी इसलिए
दोनों दलित की राजनीति करते हैं तो उन्हें ये लग रहा है कि दलितों का नेता कौन। दोनों में जी जो है श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है कि हम दलित के जी नेता हैं। लेकिन जहां मोदी जी और अमित शाह जी का एक बार झरकनिया मिलेगा, दोनों शांत हो जाएंगे। दोनों की अपनी कोई भूमि नहीं है बिहार में। आपने अमित शाह का नाम लिया, आपने मोदी जी का नाम लिया। अभी अभी बिहार से कई पत्रकार गए हुए थे दिल्ली। अमित शाह की मीटिंग थी और उस मीटिंग में कार्यक्रम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यक्रम का। कई पत्रकारों ने उसमें कोई सवाल नहीं पूछे, जबकि 14 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने गए थे। उसके साथ साथ क्या इसका भी असर पड़ेगा? जिस तरह से अमित शाह के साथ बातचीत के दौरान बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई हैं, कई सवाल हैं जिन सवालों के जवाब देने में वो अक्षम नजर आए। उन्होंने सीधे सीधे उस सवालों को टाल दिया, जिसमें एक सवाल था कि क्या बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा मानेंगे, सीट शेयरिंग का समझौता जल्दी हो जाएगा। इन सभी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी थी, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? क्या अमित शाह के इस बयान के बाद और इस तरह की बातों के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार संशय में फंस गए हैं? क्या महाराष्ट्र रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है बिहार में? देखिए, महाराष्ट्र मॉडल बिहार में नहीं चलेगा, क्योंकि भाजपा भी ये समझ रही है कि अगर यहाँ नीतीश कुमार के हटाकर चुनाव बाद दूसरे चेहरे को सेट करने की कोशिश होगी तो इधर मलन सिंह और अशोक चौधरी जैसे मठाधीश हैं जो कि तोड़ फोड़ के माहिर हैं और भाजपा को तोड़कर अपनी सरकार यहाँ बना लेंगे। जी, क्या लगता है, मतलब नीतीश कुमार से पार पाना मुश्किल है? जी, क्या लगता है नीतीश कुमार से पार पाना अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शहरों तक सिमट कर रह गई है, गांव में उसका कोई ज्यादा बेस नहीं। इसलिए अगर गांव का वोट दलित और अति पिछड़ा का वोट चाहिए तो नीतीश कुमार को साथ रखना जरूरी है इसके लिए। आप कैसे बोल रहे हैं आलोक जी? आप देख रहे हैं कि 74 सीटों पे जीत करके आई थी 2020 में, अभी 80 सीटों के आसपास है भारतीय जनता पार्टी, और आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ शहरों में सिमट करके रह गई है। क्या लगता है 2025 के चुनाव में आंकड़े बदलेंगे क्या? जी, आंकड़े तो जरूर बदलेंगे, और लेकिन आप भी जानते हैं कि 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान के माध्यम से जो खेला किया, उस खेला का नतीजा क्या हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो बोरो प्लेयर थे वो लोजपा के द्वारा उतारे गए, फिर और लोजपा से छोड़कर फिर भाजपा में शामिल हो गए। मतलब कि नीतीश कुमार को धूमिल करने के लिए बिहार में चिराग मॉडल यूज किया गया था। तो इस बार हमको नहीं लगता है कि चिराग पासवान का मॉडल यहाँ काम होगा, और नीतीश कुमार को छोटा समझना भारतीय जनता पार्टी के लिए भूल होगी। क्योंकि 2015 में देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब अकेले चुनाव लड़ी थी तो 50 सीटों पे सिमट गई थी और नीतीश कुमार को 71 सीट आया था। आलोक जी, क्या लगता है कि 2015 एक बार फिर से रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? चुनाव से पहले एक बार फिर से नीतीश कुमार कोई खेल कर सकते हैं लालू प्रसाद और नीतीश कुमार मिल करके? नहीं, यहाँ खेल की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं बिहार में। नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ेंगे बिहार में? हाँ, क्योंकि उनकी सत्ता है। IAS IPS की फील्डिंग इसीलिए सेट की जा रही है। एक और सवाल जो लगातार पूछा जा रहा है आम जनता के द्वारा आलोक जी, कि आखिर 80 साल के जगदानंद सिंह को हटा करके 78 साल के मंगनी लाल मंडल को बैठाने के पीछे की रणनीति क्या है? क्या इसके पीछे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की कोई राजनीति है, कोई रणनीति है, या फिर ये सीधे सीधे एक वोट बैंक को अपने पाले में करने की कवायद है? आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे जो लगता है, मंगनी लाल मंडल को अध्यक्ष बनाने के पीछे एक ही राज है, वो है कि मंगनी लाल मंडल धानुक समाज से आते हैं और बिहार में धानुक समाज नीतीश कुमार का पर्दे के पीछे से आने वाला वोट बैंक है। उस वोट बैंक को अपने पीछे करने के लिए ये आरजेडी ने चाल तो रची है, लेकिन पूरे बिहार का धानुक समाज मंगनी लाल मंडल को नेता मानेगा तब ना। अब तो मंगनी लाल मंडल वही मंगनी लाल मंडल हैं जो कभी आरजेडी ऑफिस को भूत बंगला कहते थे, आज वो खुद भूत बंगला में प्रवेश कर गए हैं। आगे उस भूत बंगला में उनको कितना भूत दबोचेगा ये तो समय ही बताएगा।
जी आलोक जी इसी प्रश्न में से एक और प्रश्न सप्लीमेंट्री आ गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने भीतर ही भीतर चाल चली हो और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों के विश्वास पात्र मंगनी लाल मंडल को अध्यक्ष बना करके, प्रदेश अध्यक्ष बना करके रखा गया हो कि जरूरत पड़े तो रेड कारपेट बिछा करके नीतीश कुमार को वापस ले आए? ऐसी कोई मुझे दूर दूर तक आशा नहीं दिख रही, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार में अब वो स्थिति नहीं रह गई है जनता दल यू की कि वो फिर से पलटी मार सकें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक गेम खेला उनके साथ है कि इनके नेताओं को अपनी ओर किया। और जी जहां तक इनके बड़े नेता विजय चौधरी हैं, जहां तक इनके बड़े नेता ललन सिंह जी हैं, जहां तक इनके बड़े नेता संजय सिंह हैं, अशोक सिंह जी हैं, एक विजेंद्र यादव को छोड़कर कोई भी जी नेता आरजेडी के गठबंधन के पक्ष में नहीं है। 2025 के चुनाव से पहले लगातार पावर प्रैक्टिस चल रहा है, आप देख रहे होंगे मीटिंग का दौर चल रहा है। एक मीटिंग जुलाई में होने वाली है और जुलाई और अगस्त का महीना कहा जाता है कि वो बिहार में राजनीतिक पलटने का मौसम है। क्या लगता है कि इस बार भी कोई बड़ा राजनीतिक उलट पुलट होगा क्या? हो सकता है। देखिए जुलाई का महीना में मौसम बदलता है, मौसम जी के साथ राजनीतिक बदलाव दिखता है। हो सकता है कि महागठबंधन में शामिल एक बड़े नेता जो अपने को डिप्टी सीएम घोषित करने की मांग कर रहे हैं और यह जी एनडीए से भी है कि हमारे समाज को आरक्षण मिल जाए, कहीं जी ऐसा ना हो वही पलट के एनडीए में शामिल हो जाए, एनडीए के 10 सीटों से संतुष्ट हो जाए। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को कितना प्रभावित करेंगे? देखिए प्रशांत किशोर का कुनबा धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, इसमें जी कोई दो मत, लेकिन चुनाव आते आते वो कुनबा कितना सिमट कर रहेगा और कितना मजबूत दिखेगा वो तो अक्टूबर नवंबर का चुनाव ही बताएगा। 2013 की बात करें, 2017 की बात करें या 2024 की बात करें, 2 बार नीतीश कुमार जून और जुलाई में पलटे हैं। एक बार फिर से जून का महीना तो चल रहा है, जुलाई का महीना आने वाला है। बिहार की राजनीति में उथल पुथल होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। ऐसे तो नीतीश कुमार का जब पलटने का समय आता है तो उनके दाहिने पॉकेट में क्या है वो बाएं पॉकेट को पता नहीं चलता है, तो इसमें जी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पलटी नहीं ही मारेंगे, लेकिन जी अभी ऐसी कोई नहीं दिख रही। चलिए आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा बेबाकी से अपनी बातों को रखा और बिहार की राजनीति पर हमारे जनता को बताने की कोशिश की। भारत लाइव के दर्शकों से हमारा आग्रह है कि अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप उस सवाल को जरूर हमारे पास रखिएगा। आगे भी हम आलोक जी से बात करते रहेंगे और आपके सवालों का जवाब हम खोजते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।